नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन लिटरेचर सब्जेक्ट को। हम सारे यूनिट्स के डिटेल में समरी देखेंगे और साथ ही में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमको एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफी डिटेल्ड और इंसाइटफुल होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। सबसे पहले बात करते हैं शार्लट ब्रॉन्टे की मास्टरपीस जेन एयर की। ये स्टोरी है जेन के स्ट्रगल्स की, उसकी सर्च फॉर लव की, उसकी सर्च फॉर सेल्फ की। जेन एक ऑर्फन है जिसे उसकी आंट मिसेस रीड बहुत बुरा ट्रीट करती है। वहां से वो लोवुड स्कूल जाती है जहाँ कंडीशंस हार्श होती हैं, पर वो वहाँ टीचर बन जाती है। फिर एंट्री होती है थॉर्नफील्ड हॉल में जहाँ वो गवर्नेंस बनती है और मिलती है मिस्टर रोचेस्टर से। रोचेस्टर जो एक बायरनिक हीरो है, मूडी, डार्क और मिस्टीरियस। दोनों में प्यार होता है, पर शादी वाले दिन जेन को पता चलता है कि रोचेस्टर पहले से शादीशुदा है। उसकी बीवी ब्रेथा मेसन जो मेंटली अनस्टेबल है, एटिक यानी छत पर बंद है। जेन वहां से भाग जाती है। वो फिर सेंट जॉन रिवर्स के पास रहती है जो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, मिशन वर्क के लिए। पर जेन मना कर देती है क्योंकि वहां प्यार नहीं था। एक इमोशनल अटैचमेंट तो था पर लेकिन लव नहीं था। एंड में ब्रेथा थॉर्नफील्ड को आग लगा देती है और मर जाती है। जेन वापस आती है। रोचेस्टर अब ब्लाइंड और हेल्पलेस है, आधा जल भी चुका है। यहाँ पावर डायनेमिक शिफ्ट हो चुके हैं। अब वो इक्वल्स हैं। रीडर, आई एम मैरिड हिम, ये आइकॉनिक लाइन के साथ ये नॉवल खत्म होती है। ये थी यार इसकी शॉर्ट सी समरी। अगर आपको डिटेल्ड समरी देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इसका एनालिसिस भी देख सकते हो। अब देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। मेरे रिसर्च के हिसाब से डीयू और बाकी यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन सबसे कॉमन है। डिस्कस जेन एयर एज अ बिल्डुंग्सरोमन, यानी जेन की ग्रोथ की नॉवल, या फिर एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ ब्रेथा मेसन एज जेन्स डार्क डबल और द मैड वुमेन इन द एटिक। ये पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव के ऊपर काफी फेमस क्वेश्चन है। या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द रेड रूम एपिसोड, या फिर थीम ऑफ जेंडर एंड क्लास स्ट्रगल इन दिस नॉवल। अब देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस का हमको आंसर करना है। अगर ब्रेथा मेसन पर सवाल आए तो आंसर में पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म जरूर यूज करें। मेंशन करें कि कैसे ब्रेथा द अदर को रिप्रेजेंट करती है। जीन राइस की नॉवल व्हाइट सारागासो सी का रेफरेंस देंगे तो एग्जामिनर तो इम्प्रेस हो जाएगा, नहीं देंगे तो भी आप अच्छे नंबर तो ला ही सकते हैं। अगर जेन्स कैरेक्टर पर सवाल आए तो उसके आई एम नो बर्ड एंड नो नेट एंसेयर्स मी वाले डायलॉग को कोट करना मत भूलना। इससे पता चलता है कि वो विक्टोरियन एंजल इन द हाउस इमेज को रिजेक्ट करती है। तो ये तो बात हो गई यार जेन एयर की। अब बात करते हैं विक्टोरियन पोएट्री के लेजेंड एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की द लेडी ऑफ शैलेट पर। ये पोयम बहुत ही मिस्टीरियस और सिंबॉलिक है। एक आइलैंड है शैलेट जहाँ एक टावर में एक लेडी बंद है। उसे एक कर्स है, यानी कि उसे एक श्राप मिला हुआ है। वो डायरेक्ट दुनिया को नहीं देख सकती, सिर्फ एक मिरर यानी शीशे के थ्रू वो देख सकती है। तो दिन रात एक मैजिक वेब यानी कि कपड़ा बुनती रहती है। लोग उसे फेरी कहते हैं। एक दिन सर लैंसलॉट वहां से गुजरते हैं। वो इतने हैंडसम और डेजलिंग है कि लेडी कंट्रोल खो देती है अपने ऊपर। मिरर को छोड़कर वो विंडो से बाहर देख लेती है। तुरंत ही मिरर टूट जाता है। द कर्स इज अपॉन मी ये लाइन आती है, मतलब कि उसके ऊपर वो श्राप हावी हो जाता है। वो टावर को छोड़ देती है, वहां से भागती है, एक बोट लेती है, उस पर अपना नाम लिखती है और कैमलेट की तरफ बहती चली जाती है गाना गाते हुए। कैमलेट पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो जाती है। लैंसलॉट उसे देखता है और कहता है शी हैज अ लवली फेस। कितना ज्यादा आयरॉनिक है, जिसके लिए उसने वो कर्ज अपने ऊपर लिया, जिसके लिए उसने मौत को स्वीकार किया, वो कहता है शी हैज अ वेरी लवली फेस। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं? आपको इसमें पूछा जा सकता है कि आप दिखाओ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्ट एंड लाइफ इन द लेडी ऑफ शार्लेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंबलिज्म ऑफ मिरर्स एंड वेब्स आपसे पूछा जा सकता है। इज द पोएम लेडी ऑफ शार्लेट अ क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन आइसोलेशन ऑफ वुमेन? ये एक फेमिनिस्ट रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर लिखते वक्त आर्ट वर्सेस रियलिटी की डिबेट को सेंटर में रखें। समझाएं कि आर्टिस्ट यानी लेडी जब तक आइसोलेशन में थी आर्ट क्रिएट कर पा रही थी। जैसे ही उसने रियलिटी यानी लैंसलॉट को चुना, उसकी आर्ट और लाइफ दोनों खत्म हो गई। बेसिकली एक आर्टिस्ट की अगर आर्ट ही खत्म हो गई तो उसके जीने का क्या पर्पस रहा भाई? आपको इसमें मेन कीवर्ड्स क्या यूज करने चाहिए? एस्थेटिसिज्म, आइसोलेशन, विक्टोरियन डोमेस्टिक स्फेयर, द फॉलन वुमेन। ऐसे कीवर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो आप लिटरेचर एंथुसियास्ट लगेंगे बिल्कुल, और आपको हाई मार्क्स मिलने तो गारंटीड है। इन कीवर्ड्स को जनरली अपने कंटेक्स्ट में यूज करें ताकि एग्जामिनर स्टार्टिंग में ही पढ़कर बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए। अब आते हैं एक मैसिव नॉवल पर, चार्ल्स डिकन की ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये कहानी है पिप की, जो अपनी गुस्सैल बहन और काइंड ब्रदर इन लॉ
जो ये जो कि एक ब्लैकस्मिथ है उसके साथ रहता है। लाइफ में उसके 2 मेजर इंसिडेंट होते हैं। एक ग्रेवयार्ड में वो एक कन्विक्ट यानी मैगविच की हेल्प करता है और वो मिस हैविशम के घर सेटिस हाउस जाता है जहाँ वो एस्टेला से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। मिस हैविशम ने अपनी शादी की ड्रेस पहनी हुई है क्योंकि उन्हें ऑल्टर पर छोड़ा गया था और वो एस्टेला को हार्ट ब्रेकर बना रही है। पिप को लगता है कि मिस हैविशम उसकी सीक्रेट बेनिफैक्टर है जो उसे जेंटलमैन बना रही है। वो लंदन जाता है मतलब वो बेसिकली उसे लगता है कि मिस हैविशम उसको स्पॉन्सर कर रही है लंदन जाने के लिए और पढ़ने के लिए। तो वो लंदन जाता है, स्नूप बन जाता है और जो को इग्नोर भी करता है मतलब उसके अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है ये सब एजुकेशन वगैरह लेके पैसे-वैसे देखकर। उसका जो ब्रदर इन लॉ था जो, वो उससे मिलने आता है लंदन में कि भाई तू कैसा है? और वो उसे इग्नोर कर देता है। क्लाइमेक्स में पता चलता है कि उसका बेनिफैक्टर मिस हैविशम नहीं बल्कि वो कन्विक्ट मैगविच था। पिप की ग्रेट एक्सपेक्टेशन टूट जाती है। एंड में वो एक हम्बल आदमी बनता है और समझता है कि ट्रू जेंटलमैन पैसे से नहीं, कैरेक्टर से बना जाता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? डिस्कस द टाइटल ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड इट्स आयरनी। कैरेक्टर स्केच इसमें पूछा जा सकता है मिस हैविशम का एज अ विक्टिम ऑफ पेट्रियार्की। पिप्स मॉरल इवोल्यूशन यानी बिल्डिंग्स रोमन वाले कॉन्सेप्ट पर इससे आपसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि पिप की जर्नी बताई जाए लाइफ में। द एंडिंग ऑफ द नॉवल पे आपके पास क्वेश्चन आ सकता है जो कि ओरिजिनल वर्सेस रिवाइज जिसमें आपको कंपेयर करना होगा। डिकेंस के आंसर में सोशल क्लास का एंगल बहुत जरूरी है। एक्सप्लेन करें कि कैसे पिप का जेंटलमैन बनना मॉरल करप्शन था। अगर मिस हैविशम पर क्वेश्चन आए तो डिके और स्टेग्नेशन वर्ड्स यूज करें। वो विक्टोरियन टाइम का फ्रोजन टाइम रिप्रेजेंट करती है। मैगविच का एग्जाम्पल देकर बताएं कि क्रिमिनल क्लास का पैसा ही जेंटलमैन पिप को बनाता है। ये डिकेंस का एक सोसाइटी पर सटायर भी है, इस चीज को भी मेंशन करें। अगले हैं हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग की फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस। ये पोयम छोटी है पर इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है। स्पीकर है ड्यूक ऑफ फेरेरा। वो एक मैसेंजर से बात कर रहा है जो नई शादी का रिश्ता लेकर उसके घर आया है। वो दीवार पर लगी अपनी पिछली बीवी यानी लास्ट डचेस की पेंटिंग दिखाता है। पेंटिंग दिखाते हुए वो अपनी असलियत को रिवील करता है रीडर्स के सामने। वो बताता है कि डचेस बहुत इजीली खुश हो जाती थी। किसी ने चेरीज दी या उसने सनसेट देखा, वो सबको स्माइल देती थी। वैसी ही स्माइल जैसी वो ड्यूक को देती थी जब वो उसको कुछ देता था। ड्यूक को ये पसंद नहीं था उसका 900 ईयर ओल्ड नेम और किसी कॉमन गिफ्ट को सेम वैल्यू मिले। उसकी जेलेसी और पोजेसिवनेस इतनी बढ़ गई कि वो कहता है आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर यानी उसने डचेस को मरवा दिया। एंड में वो डाउरी यानी दहेज की भी बात करता है और नेपट्यून के स्टेचू की तरफ पॉइंट करता है जो सी हॉर्स को टेम कर रहा था, सिंबलाइजिंग हिज नीड फॉर कंट्रोल। इसमें किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? इसमें आपसे क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ माय लास्ट डचेस एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग पूछ सकते हैं। स्केच ऑफ द कैरेक्टर ऑफ ड्यूक यानी उसके पावर, प्राइड, जेलेसी के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन द पोएम के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर्स जरूर लिस्ट करें इसके आंसर लिखते वक्त, जिसमें कि एक सिंगल स्पीकर होता है, एक साइलेंट लिसनर होता है और स्पीकर अपना रिवेलेशन ऑफ कैरेक्टर करता है मतलब अपने कैरेक्टर के बारे में बताता है। फोकस करें मेल गेज और कंट्रोल पर। ड्यूक के लिए डचेस एक इंसान नहीं बल्कि एक आर्ट ऑब्जेक्ट थी जिसे वो कलेक्ट करके कर्टेन के पीछे रख सकता है। क्रिटिकल कोट इसमें लिखे शी हैड अ हार्ट हाउ शेल आई से टू सून मेड मी ग्लैड। ये लाइन उसकी इनसिक्योरिटी दिखाने के लिए यूज करें। पांचवा टेक्स्ट है जॉर्ज इलियट का ट्रैजिक नॉवल द मिल ऑन द फ्लॉस। ये स्टोरी बहुत बड़ी है मतलब नॉवल तो बहुत बड़ी है पर लेकिन स्टोरी का कोर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको डिटेल में ये स्टोरी देखनी है तो आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और वहां जाकर आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी देख सकते हैं। ये स्टोरी वैसे है मैगी टोलीवर और उसके भाई टॉम टोलीवर की जो डॉलकॉट मिल पर रहते हैं। मैगी इंटेलिजेंट और इमोशनल है जबकि टॉम प्रैक्टिकल और स्टर्न है। सोसाइटी मैगी को वाइल्ड मानती है क्योंकि वो पढ़ना चाहती है जो उस वक्त लड़कियों के लिए सही नहीं माना जाता था। फैमिली बैंकरप्ट हो जाती है, टोलीवर फैमिली बेसिकली बैंकरप्ट हो जाती है। मैगी को फिलिप वेकम से प्यार हो जाता है जो उनके दुश्मन का बेटा है पर टॉम के डर से वो उसे छोड़ देती है। बाद में वो अपनी कजिन ल्यूसी के फियांसे स्टीफन गेस्ट के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती है जो कि एक लव ट्रायंगल फॉर्म कर देता है। सोसाइटी उसे आउटकास्ट कर देती है, फॉलन वुमेन बोलकर। एंड में फ्लॉस रिवर में बाढ़ आ जाती है। मैगी अपने भाई टॉम को बचाने जाती है। दोनों एक बोट में होते हैं, बोट डूब जाती है और दोनों गले मिलकर मर जाते हैं। इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड।
इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? मैगी टोलीवर एज़ अ ट्रेजिक हीरोइन आपको पूछ सकता है वो। मतलब एक बेसिकली कैरेक्टर स्केच नहीं, बल्कि उसको एज़ अ ट्रेजिक हीरोइन आपको दिखाना। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल डिज़ायर एंड सोशल ड्यूटी के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द रिवर फ्लॉस एज़ अ सिंबल, रिवर फ्लॉस को आपको सिंबल की तरह रिप्रेजेंट करना है कि किस चीज़ का सिंबल है वो इस नॉवल के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन मैगी एंड टॉम के बारे में आपसे क्वेश्चन आ सकता है। इलियट के नॉवल में साइकोलॉजिकल रियलिज्म कीवर्ड का यूज करें कंटेक्स्ट में। एक्सप्लेन करें कि मैगी की ट्रेजेडी ये नहीं है कि वो बुरी थी, बल्कि ये थी कि वो अपनी इंटेलिजेंस के लिए गलत सदी यानी गलत टाइम पर पैदा हुई, गलत सेंचुरी में पैदा हुई। सोचो अगर एक इंटेलिजेंट वुमेन का जन्म आज की तारीख में होता 21st सेंचुरी में, तो फिर क्या होता? वो मतलब उसके लिए बहुत सारे अपॉर्च्युनिटीज़ होते, सब कुछ होता, सोसाइटी उसको आउटकास्ट नहीं करती। तो वो एक गलत टाइम पर पैदा हुई, वो इंटेलिजेंट होना उसकी ट्रेजेडी नहीं है, गलत टाइम पर पैदा होना इसकी ट्रेजेडी है। फ्लड एंडिंग को क्रिटिसाइज़ और जस्टिफाई दोनों करें। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये फोर्स्ड एंडिंग है, पर आप लिखें कि ये एकमात्र तरीका था जब मैगी और टॉम यूनाइट हो सकते थे, यानी कि डेथ में ही वो यूनाइट हो सकते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का सोनेट 43, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। ये पोयम सोनेट्स ऑफ पोर्टुगीज कलेक्शन से आई है। ये एक पेट्रियार्कन सोनेट है। पोएट अपने हस्बैंड रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिए अपने प्यार करने के तरीके गिन रही है और उसकी गहराई को बता रही है। वो शुरू करती है फेमस लाइन से, हाउ डू आई लव दी, और फिर आंसर करती है कि वो कैसे उन्हें प्यार करती है। वो कहती है, मैं तुम्हें वहां तक प्यार करती हूँ जहां तक मेरी सोल यानी आत्मा पहुंच सकती है, डेप्थ, ब्रेथ एंड हाइट तक। वो कहती है उसका प्यार स्पिरिचुअल भी है और एवरीडे लाइफ की क्वाइट नीड्स यानी सन और कैंडल लाइट जैसा भी है। वो अपने बचपन के लॉस्ट सेंस यानी खोए हुए विश्वास को अपने पति में वापस पाती है। फाइनली वो एंड करती है ऐसे कुछ स्टेटमेंट देकर, आई शैल बट लव दी बेटर आफ्टर डेथ, यानी मौत के बाद भी उसका प्यार और बढ़ जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं? डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ लव इन सॉनेट नंबर 43, हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज। इसमें आपको स्पिरिचुअल वर्सेस अर्थली लव को दिखाना है। स्ट्रक्चर एंड स्टाइल ऑफ द सोनेट के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकता है। कहाँ से ये सोनेट ली गई है, ये चीज़ इसमें आपको मेंशन ज़रूर करनी है। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द पोएम के ऊपर आपसे क्वेश्चन आ सकता है। अब इन आंसर्स को आंसर करते वक़्त आपको मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कि कैसे हमारी पोएट जो है वो लव जैसे एब्स्ट्रैक्ट इमोशन को काउंट करने की कोशिश कर रही है। मेंशन करें कि ये पोएम सेकुलर लव को रिलीजियस डिवोशन के लेवल पर ले जाती है और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करें अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। जैसे एनाफोरा रिपीटेशन ऑफ आई लव दी, और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है टू मेंटेन द रिदम ऑफ द पोएम। अब जाते-जाते यार कुछ फाइनल टिप्स भी लेते जाओ। कॉन्टेक्स्ट इज़ द किंग। हर आंसर में राइटर का टाइम पीरियड यानी विक्टोरियन एरा और सोशल कंडीशन यानी वुमेन स्टेटस, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़रूर कोट करें। कोट्स लिखें इसमें। मैंने हर सेक्शन में जो की लाइन्स बताई हैं जैसे आई एम नो बट ऑल स्माइल स्टॉप्ड, उन्हें रट लो और इनका इस्तेमाल ज़रूर करो अपने आंसर्स में। ओरिजिनैलिटी मेंटेन करो। समरी सब लिखेंगे पर आप क्रिटिकल एनालिसिस, फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट व्यू, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जो कि आप नीचे जाके डिटेल्ड वीडियो में देख सकते हैं, उनको ऐड करके वो एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करो जो कि आपको टॉपर बनाएँगे। अगर आपको इन टेक्स्ट की डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो जैसे कि मैंने कहा, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएँगे। तो दोस्तों, ये था विक्टोरियन लिटरेचर सब्जेक्ट का पूरा डाइसेक्शन। हमने देखे काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।